ओके, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं बातचीत करना। अपना जो टॉपिक है अपना जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट बजट है, ठीक है ना। इसका सर एक क्लास वो हुआ है, बट व्हाट एक क्लास भी क्या हुआ है, लास्ट पार्ट में डिस्कशन हुआ था, 15 मिनट 20 मिनट का डिस्कशन हुआ था। सो मैं एक बार शुरू का भी रिकैप करवा देता हूँ एंड अकॉर्डिंगली वी विल अटैक फर्दर, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट, यार ये ऑब्वियस सा बात है, बजट लिखा हुआ है मतलब आने वाला साल के लिए, गया हुआ साल के लिए तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये रन करता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये रन करता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है ना। सर फैंटास्टिक, ये रन कर रहा है April 1 से 31 मार्च तक। सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब ये बजट क्या डिफाइन करता है, देखो यार एक बात आपको सिंपल सा बात समझना है, एक बात आपको सिंपली समझना है कि जो भी बजट है ना, अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले कि यार बजट का डेफिनेशन क्या है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या डिफाइन करता है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दो चीज है भैया, एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ फाइनेंशियल ईयर, ओवर अ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, बस खत्म। मतलब आने वाला फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से 31 मार्च तक खत्म, आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू और आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर खत्म, वो हो गया बजट। मतलब इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं अगर बजट का डेफिनेशन आ गया तो, ठीक है। बस इधर पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है, जो क्लासिफिकेशन है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब है कि यार जो रिसीट, देखो बजट के अंदर रिसीट्स होता है, एक्सपेंडिचर्स होता है, ये तो ठीक है, एवरीबडी नोज। बजट के अंदर रिसीट्स होता है, एक्सपेंडिचर्स होता है, एवरीबडी नोज, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पर जो रिसीट्स है या एक्सपेंडिचर्स है ना, इसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन में आप सभी को बता देता हूं, ठीक है ना। सुनना, रिसीट जो है, बजट का जो रिसीट्स है और या बजट का जो एक्सपेंडिचर्स है, इसको अपन दो पार्ट्स में बांटते हैं। अगर अपने बात करते हैं रिसीट्स का, अगर अपने बात करते हैं रिसीट्स का, तो बजट का रिसीट्स मतलब जो पैसा आने वाला है, भैया वो दो सोर्स से आने वाला है, रेवेन्यू या कैपिटल। एक्सपेंडिचर सेम, रेवेन्यू या कैपिटल। एक बात को याद रखना, अब कोई चीज को रेवेन्यू बोल रहा है मतलब वो रेकरिंग होगा, कोई चीज को कैपिटल बोल रहा है मतलब वो नॉन रेकरिंग होगा। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसी के साथ अराइज होता है, वो है कि कोई चीज को अगर तुम रेवेन्यू बोल रहा है तो वो असेट और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई चीज को तुम कैपिटल बोल रहा है तो वो असेट और लायबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा। असेट और लायबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा कहने का मतलब है असेट और लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ ना कुछ आपको देखने मिल जाएगा। असेट एंड लायबिलिटीज में कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज आपको देखने मिल जाएगा। तो सर जो अभी तक बात आप की हो एक बार समराइज कर लो। समरी बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल हुआ है। क्या बात हुआ है, व्हाट इज बजट, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। बजट का दो कंपोनेंट्स है, एक होता है रिसीट साइड, एक होता है एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट साइड में मतलब जो पैसा आया, इसको फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं इनटू टू, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। जो एक्सपेंडिचर है इसको भी फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं इनटू टू, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल। सर फिर से बोलो। रिसीट्स दो तरीके से कैटेगराइज्ड है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, और एक्सपेंडिचर जो है वो भी दो तरीके से कैटेगराइज्ड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आइटम्स रेकरिंग नेचर का होता है और रेवेन्यू आइटम्स असेट और लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं करेगा। कैपिटल आइटम्स नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, बट वो लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करेगा डेफिनेटली। सर फैंटास्टिक, आगे बोलो सर। ये रहा जो रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में आप लोगों को पता है। यार देखो, कैपिटल रिसीट्स पहले एक बार बता देता है, फिर रेवेन्यू रिसीट्स दोबारा रिपीट करेगा। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है यार, मतलब तेरे पास पैसा आया, जिस प्रोसेस में तेरे पास पैसा आया मतलब गवर्नमेंट के पास, उस प्रोसेस में क्या तो गवर्नमेंट का एक तो लायबिलिटी क्रिएट होगा, क्या तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी क्रिएट होगा, या फिर गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो गवर्नमेंट अपना कोई असेट को बेचा, इस वजह से आया। तो इसका मतलब है कैपिटल रिसीट हुआ है तो असेट घटेगा। और साथ ही साथ कैपिटल रिसीट के अंदर ये दोनों में तो और है, ये दोनों में तो और है कि दोनों में से एक होगा, बट एक चीज जो इसके साथ साथ होगा ही होगा वो है नॉन रेकरिंग नेचर, वो है नॉन रेकरिंग नेचर। ये हो गया नॉन रेकरिंग नेचर, खत्म। लेकिन अगर अपन रेवेन्यू रिसीट का बात करते हैं, लेकिन अगर अपन रेवेन्यू रिसीट का बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या होता है,
रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या होता है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं, ये तीनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लिखा है ना नाइदर, ये तीनों में से कुछ भी नहीं। सर अब एग्जांपल दे दो ना यार, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स का ऑब्वियसली प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से वो बात करना है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ रेवेन्यू रिसीट का, उदय ने एक एग्जांपल दिया हमारे सामने कि भैया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो हो गया ना रेवेन्यू रिसीट, यार ये तो लॉजिकल बात है, आप इनकम पे टैक्स दे रहे हो, इनकम टैक्स रेवेन्यू रिसीट है, जीएसटी दे रहे हो, फाइन्स एंड पेनल्टी दे रहे हो, रेवेन्यू रिसीट है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, बट इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो असेट है ना तो वो रिड्यूस हो रहा है, ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है, अभी क्या, सॉरी कैपिटल रिसीट में इन्होंने, कनिष्ठ ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए अपना कोई लैंड, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी अपना लैंड का हिस्सा बेच रही है, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी इंपॉर्टेंट लैंड का हिस्सा बेच रही है, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसीट, दैट इज व्हाट कैपिटल रिसीट, वो तो कैपिटल रिसीट हो गया। जी सर वो तो कैपिटल रिसीट हो गया। अच्छा जी सर बिल्कुल, मसला क्लियर है ना। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ एक आध बार, यहाँ पर मैं अभी दोस्तों एक तो मैं मटेरियल रखा हूँ अपने सामने जो बोर्ड्स का पास पेपर कवर करता है ना, इसी में एक क्वेश्चन मैंने देखा, आज मैं वही रीड कर रहा था आप लोग के आने के पहले, तब मैंने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बता एक ऐसा आइटम एक्सपेंडिचर का जो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का भी, तो आप बोलना स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, डिफेंस एंड मिलिट्री। सोचो आप मिलिट्री एंड डिफेंस ऑफिसर्स लोग को जो सैलरी पे कर रहे हो वो रेवेन्यू नेचर का है, रिकरिंग है, बट एट द सेम टाइम इंडिया अगर कोई मिसाइल खरीदता है, ठीक है, या फिर लेट्स से इंडिया कोई फाइटर जेट खरीदता है, जैसे राफेल खरीदा फ्रांस से, तो ये भी तो डिफेंस पे ही है, बट एट द सेम टाइम ये लॉन्ग टर्म असेट है, ये कैपिटल नेचर का है। मतलब तो यही है, और बात में यही कर रहा था आपसे, ठीक है ना। तो ये हो गया मसला, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स वो हो गया, ये वाला तो चलो खैर आपका हो गया। अब यहां पर आप देखो जो रेवेन्यू रिसीट्स है, देखो अभी कैपिटल रिसीट तो समझ में आ गया होगा, अब जो रेवेन्यू रिसीट है उसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है टैक्स रिसीट्स और एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट्स मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो टैक्स कलेक्ट किया, भैया तुम कितना तरीके का टैक्स कलेक्ट करते हो, दो, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में चर्चा है नीचे में, ये रहा नीचे में चर्चा है, डोंट वरी। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, बट नॉन टैक्स का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव या कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू का मतलब है जैसे कोल इंडिया, कोल इंडिया गवर्नमेंट का एक बिजनेस है जो प्रॉफिट्स जनरेट करता है, सच में प्रॉफिट जनरेट करता है, तो आप बोलोगे क्या, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या हो गया, कमर्शियल रेवेन्यू का पार्ट बन गया। लेकिन अगर कोई बात करे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का, लेकिन अगर कोई बात करे हमारे से एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का फर्दर सब कैटेगराइजेशन करो सर। तो अगर अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का, तो इसमें क्या होता है, फाइन्स एंड पेनल्टीज, लाइसेंस एंड परमिट, फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, एसटीआर्स। ये एसटीआर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन जिसका कोई लीगल एयर नहीं है उसका प्रॉपर्टी सरकार के पास चला गया, लाइसेंस एंड परमिट, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड, स्पेशल असेसमेंट का क्या है, काफी बार ना जब एक प्रॉपर्टी बिक रही होती है ना, तो आपको उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, काफी बार नहीं हर बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कराना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट का एक तरीका ये कहने का आपका कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यू ये है, नहीं समझे, रियल लाइफ में होता क्या था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ। इनकम टैक्स कैपिटल गेन्स पे 20% का है, इसका मतलब मान लीजिए उदय का अगर एक प्रॉपर्टी 10 लाख का है और उदय 1 करोड़ पे उस प्रॉपर्टी को बेचता है, तो उदय 90 लाख बनाया, 90 लाख बनाया, 90 लाख पे उदय को 20% देना पड़ेगा, यानी कि कितना, 18 लाख टैक्स देना पड़ेगा। उदय क्या बुद्धि लगाता है, उदय क्या बुद्धि लगाता है, उदय ये बुद्धि लगाता है, उदय सामने वाले को बोलता है सुन एक काम कर, 10 लाख का प्रॉपर्टी है, तुम 10 लाख मेरे को ऐसे दे और 90 लाख मेरे को कैश दे, जिससे हम गवर्नमेंट को बोलेगा मेरा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 10 लाख का कॉस्ट था, 10 लाख का ही खर्चा है, 10 लाख ही आया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और 90 लाख उदय कैश में ले लिया, तो उदय को कोई कैपिटल गेन्स टैक्स 18 लाख रुपए का भरने का जरूरत नहीं पड़ा। यहीं पे गवर्नमेंट कूद गया, गवर्नमेंट बोलता है चल अब से क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब जब भी तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, तब जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो आके तेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड करेगा, स्टैम्प ड्यूटी, जो वैल्यू वो डिसाइड किया या जिसमें तुम बेचा है, दोनों में से जो हायर होगा उसको सेल वैल्यू माना जाएगा।
मतलब अगर उदय चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा है 10 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 70 लाख है तो उदय को फिर 70 लाख का सेल वैल्यू माना जाएगा। आप बेचो 70 लाख के ऊपर, लेकिन मैंने क्या बोला, हायर विच एवर इज हायर। हाँ वो ठीक है, तो वो कर सकता है, वो करो। इसीलिए तो मैंने कहा कच्चा में पैसा नहीं पॉसिबल है ज्यादा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जनरली ऐसा होता है ना, जो भी तुम जिसमें भी बेचोगे ना उससे हायर ही करेगा वो लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। क्योंकि तुम समझो ना, खरीदने वाला भी तो बेवकूफ नहीं है ना, वो भी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जानता है, तो वो तुमसे लड़ जाएगा कि भैया स्टैम्प ड्यूटी 70 लाख है, तुम मेरे से 1 करोड़ क्यों ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से गवर्नमेंट तुमको टाइट कर रखा है ना। तो अब गवर्नमेंट ये जो तुमको प्रॉपर्टी का वैल्यू बता के दिया, उसके लिए तो गवर्नमेंट तुमसे फीस लेगा ना, दैट्स कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। ये जो था वो स्पेशल असेसमेंट जो आप लोगों को मैं समझा रहा था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, आपको लाइसेंस एंड परमिट फीस ये सब देना पड़ता है सरकार को, वो यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया जी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, ये आपका हो गया जी एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। सर फैंटास्टिक बात है, फैंटास्टिक बात है। तो अगर अपने टैक्स रिसीट्स बात करें तो टैक्स रिसीट कितने तरीके का है, दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कितना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो दो तरीके का है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और कमर्शियल रेवेन्यू। जनाब जब हम लोग बात एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का मसला बस ये सिंपल सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का मतलब है जो अपने काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का मतलब है जो अपने काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने मतलब गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट जो फीस ले रहा है, और कमर्शियल मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, ठीक है ना। ये सब का सब रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर है। अब बात हो गया टैक्स का, व्हाट इज द टैक्स। तो याद रखना एक पेमेंट जो लीगल है एंड कंपलसरी है, दो तरीके का होता है, स्ट्रेट अवे उस पर आते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। देखो इधर पे डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, एक पर्सन के इनकम पे जो लग गया, और इसका बर्डन ट्रांसफरेबल नहीं है। कहने का मतलब अगर कनिष्क इनकम अर्न किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि कनिष्क रोशन पे ट्रांसफर कर दे कि भैया रोशन तुम मेरा इनकम टैक्स पे कर दे, सॉरी नहीं हो सकता। इनकम टैक्स जिस पर्सन पे इंपोज हुआ है उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बट इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा है कि ये लगता है कमोडिटीज पे है। किस पे लगता है, कमोडिटीज पे। कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। और मैं आप सभी को बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। एंड यहाँ बिल्कुल ये बात सही है कि इसका बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, इसका बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कैसे, सर सिंपल सा बात है ना, जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब भैया अगर उदय एक प्रोडक्ट परचेज किया, उदय को बियर नहीं करना, उदय सेम प्रोडक्ट कुमकुम को बेच दे। जैसे उदय कुमकुम को ये प्रोडक्ट सेल कर दिया तो कुमकुम हैज टू बियर ऑल द लायबिलिटीज। याद रखना अल्टीमेटली कस्टमर ही है हु इज गोइंग टू बी द बियरर, तो आप मत बनो कस्टमर, ट्रांसफर कर दो बर्डन, ठीक है ना। तो सेल्स टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, याद रखना एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई बताओ टैक्स कौन सा मैन्युफैक्चर पे चार्ज होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे अगर कोई चार्ज करता है टैक्स तो उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे तो वो आप लोग जानते हो जीएसटी उसका नाम है, ठीक है ना जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पर ये लोग बताया है प्रोग्रेसिव कुछ टैक्सेस के बारे में। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या हो गया दोस्त, जहां पर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका टैक्स रेट जो है वो घटता है। इंडिया में याद रखना इनकम टैक्स जो होता है वो किसका होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्यों रखा गया है, टू प्रमोट इक्वालिटी, टू प्रमोट इक्वालिटी, लिख देता हूं यहाँ पे। प्रोग्रेसिव टैक्स इसलिए रखा गया टू प्रमोट इक्वालिटी। सर हाउ हाउ डज इट प्रमोट इक्वालिटी सर, समझो आप। प्रोग्रेसिव टैक्सेस में होता क्या है, जैसे जैसे आपका इनकम लेवल्स बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो टैक्स परसेंटेजेस है वो बढ़ जाता है। फिर से बोलता हूं, जैसे जैसे आपका इनकम लेवल्स बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों आपका टैक्स परसेंटेजेस बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपका इनकम के साथ साथ टैक्स परसेंटेजेस बढ़ रहा है। तो जब आपका इनकम लेवल के साथ साथ टैक्स परसेंटेजेस बढ़ रहा है तो फिर होता क्या है, जो रिच है वो ज्यादा पे कर रहा है कंपेयर टू पुअर। यही तो हो गया ना इनइक्वालिटी काटने का रास्ता। अब सोचो ना, जैसे ये टैक्स रेट आपके सामने है,
2 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर कोई पर्सन पुअर है या लोअर मिडिल क्लास है वो बच गया। 2 से 5 लाख तक सिर्फ 10% है। तो कोई कम अमीर है तो 10% ही देना है, कोई के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो 20% देना है, कोई के पास 10 लाख से भी ज्यादा है तब तो 10 लाख के ऊपर जितना भी है उस पर 30% दे दो गवर्नमेंट को। कहने का मतलब यही है कि टैक्सेस है जो टैक्सेस है जो टैक्सेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो टैक्सेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रमोट इक्वालिटी। अगर एग्जाम में आ गया ये 2 नंबर का आ सकता है, आई डोंट डाउट दिस कि इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, आगे एक्सप्लेन करो। तो तुम बोलना कि पहला बात तो इट इज यस इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एज विद द राइज ऑफ इनकम द टैक्स रेट राइजेस, एज विद द राइज ऑफ इनकम टैक्स रेट राइजेस, पहली बात। दूसरी बात, डज इट प्रमोट इक्वालिटी? यस इट प्रमोट्स इक्वालिटी बाय टैक्सिंग रिच एट अ हायर रेट। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव हो गया। नेक्स्ट है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रेसिव का ठीक उल्टा है। यहां पर जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स रेट जो है वो घटेगा। मतलब यू आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर अर्निंग मोर एंड पेनलाइज फॉर अर्निंग लेस। यही हो रहा है, जो कम कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, उसको अपना इनकम का ज्यादा हिस्सा दे देना पड़ रहा है। जो अमीर आदमी हो जितना ज्यादा कमा रहा है उसको उतना कम देना पड़ रहा है। ये नहीं होता रिग्रेसिव टैक्स। कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो सकता है, वर्ल्ड में, कंट्री में भी नहीं वर्ल्ड में, जैसे दुबई हो गया ये सब जगह हो गया, कुछ सिलेक्टेड जगहों पर आप ये डायनामिक्स देख सकते हो। बट ओवरऑल अगर कुल मिला के मेरे से बात करो तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, रिग्रेसिव हो गया। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स। भाई प्रोपोर्शनल टैक्स जो है ना, इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है, कॉर्पोरेट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? जो कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है। आप लोग कभी भी जब अभी कंपनीज एक्ट आप लोग पढ़ रहे हो है ना, जब आप कंपनीज के ऊपर टैक्स पढ़ते हो तो आप कभी भी ये नहीं देखते कि कंपनी 10 कितना फ्लैट 40%। एक एग्जांपल दे रहा हूं, फ्लैट 40% खत्म, 40% इनकम का दे दो, खत्म कहानी। दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में दोस्तों टैक्स रेट जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। टैक्स रेट जो है दोस्तों वो कांस्टेंट रहता है प्रोपोर्शनल टैक्सेस में। जीएसटी भी, और जितना इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना सब प्रोपोर्शनल ही है। कहने का मतलब है एक गरीब आदमी एयर कंडीशनर खरीदे या अमीर आदमी एयर कंडीशनर खरीदे, दोनों को अगर एसी पे जीएसटी 28% है तो दोनों को 28% ही बियर करना होगा। अगर आप एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हो, एक पुअर आदमी लाइफ में एक बार या साल में एक बार जाए तो जितना टैक्स वो पे करेगा उतना ही टैक्स एक रिच आदमी भी पे करेगा। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेस हो गया दोस्तों। ये वो टैक्स है दोस्तों जहां पे टैक्स रेट जो है वो आपका कांस्टेंट होता है, टैक्स रेट आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है सर। सर और बात करो अब आप। ये रहा, ये कुछ टैक्सेस है, ये तो खैर हम लोग बात कर लिए थे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल और ग्रांट फ्रॉम अब्रॉड, खैर ये तो बता दिया था सर आपने। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में भी एक एक तो आइटम डिस्कस हो गया था, लाइसेंस फी, फीस एंड पेनल्टी, ये सब हो गया था। हाँ जी, अब हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल रिसीट का। क्या बात कर रहे हैं? कैपिटल रिसीट का। अभी तक रेवेन्यू रिसीट ही चल रहा था, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं कैपिटल रिसीट का। यार कैपिटल रिसीट की वजह से एक बात याद रखना, क्या तो ऑर्गेनाइजेशन का असेट्स कम होगा। बाय द वे आपको याद दिला दें, सिमिलर चीज मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टाइम पे भी बताया था आपको। असेट्स रिड्यूस होगा कैपिटल रिसीट्स में या लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सा बात। और क्या ये रेकरिंग होता है या नॉन रेकरिंग होता है? नॉन रेकरिंग होता है। यार कमाल बात करते हो सर, इट्स नॉट बार बार होने वाला चीज। सर अब आप एग्जांपल दो। अब यहां पर दो एग्जांपल्स है, दो कैटेगरी में एग्जांपल मैं दे रहा हूं। पहला जो लायबिलिटी क्रिएट करता है, बढ़ाता है, पहला जो लायबिलिटी बढ़ाता है, या दूसरा जो असेट कमाता है। आइए मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं पहला कैपिटल रिसीट का बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बोरोइंग्स एट होम। बोरोइंग एट होम, बोरोइंग एट होम का मतलब सर क्या है? अरे गवर्नमेंट ने पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा किया, लोन लिया, हमारी गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट से ली, हमारी गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो की, ये सब क्या हो गया? डेट क्रिएटिंग हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया। याद है 1991 में इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आया था, है ना।
तभी तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। तो वो जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन अपने लेकर आए थे, वो हमारी कंट्री को कोई ग्रांट थोड़ी मिला था, लोन मिला था। तो इट्स अ डेट क्रिएटिंग इक्विपमेंट। एक मजे की बात सुनना आप लोग, अगर यहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन की जगह ग्रांट दिया होता, याद रखना ग्रांट्स और ये सब में जो है डोनेशंस में आपको रिपे नहीं करना, तो वो सब फिर रेवेन्यू नेचर का हो जाता। क्या हो जाता? रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि आपका कोई लायबिलिटी बनाया ही नहीं ना, वो तो पे ही नहीं करना आपको, है ना। और अगर अपन बात करते हैं नॉन डेट रिसीट्स का, नॉन डेट रिसीट्स का मतलब जिसमें लायबिलिटी तो नहीं बढ़ेगा, बट जिसमें असेट घटेगा। डिसइन्वेस्टमेंट, आप लोग कितना पढ़े हो, 91 के बाद इंडिया जब प्राइवेटाइजेशन किया, तो इंडिया अपना कितना कंपनीज जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट था उसको सेल किया, याद होगा आप लोगों को। सो व्हाट इज दैट डियर फ्रेंड्स? दैट डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है। नेक्स्ट रिकवरी ऑफ लोन, नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। सर ये रिकवरी ऑफ लोन क्या होगा, जरा बताएंगे क्या? जी बताता है ना, बिल्कुल। रिकवरी ऑफ लोन में क्या है जी, कि आपने कोई लोन दे रखा था, अब आपका रिकवर हो गया, मतलब कहने का मतलब है आपके पास पैसे वापस आ गए, लोन रिकवर होना। रिकवरी ऑफ लोन तो सिंपल है यार। तो यार आप एक बात समझना, असेट रिड्यूस कैसे हो गया, लोन रिकवर हो गया तो वेरी गुड, क्योंकि वो आपका एक डेटर है। उदय को ये बात याद है, क्योंकि जिससे आपको पैसे लेने हैं वो आपका डेटर है, आपका एक असेट है। और अगर आपके डेटर ने आपको पैसा दे दिया तो भैया आप तो डेटर कम हो गया ना, तो इसके मतलब है रिड्यूसेस दी असेट्स। देखिए कैटेगराइजेशन याद रखिएगा। रेवेन्यू में हम लोग क्या क्लासिफिकेशन किए थे? एक हम लोग किए थे रेवेन्यू का नेचर जो है, हाँ करेक्ट, एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम लोग पढ़े एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल। एक गवर्नमेंट लोन, एक ग्रांट भी होता है, बट वो ग्रांट्स को हम लोग अलग रखते हैं। बोरोइंग्स क्रिएट अ लायबिलिटी, ये सब तो आपको पता है। रिकवरी ऑफ लोन रिड्यूसेस द असेट्स। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी का शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेचना। यू ऑल ऑलरेडी नो दिस यार। ये रहा, आ गया ना क्वेश्चन मेन काम का, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। तो यार डिफरेंस बहुत ही सिंपल है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट के बीच में। रेवेन्यू रिसीट वो है जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा और ना तो असेट रिड्यूस करेगा, और कैपिटल रिसीट में ये दोनों में से एक तो करेगा ही करेगा। रेवेन्यू रिसीट जो होता है दोस्तों, वो रिकरिंग नेचर का होता है, अगेन एंड अगेन ईयर ऑन ईयर आते रहेगा। कैपिटल रिसीट जो होता है वो आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। कैपिटल रिसीट जो है आपका वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार नहीं होता है। और ये होगा अगेन एंड अगेन। ठीक है, अच्छा सर अब आगे बात करो। अगर अपन बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम लॉजिक यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या तो असेट बढ़ेगा या तो लायबिलिटी घटेगा। लोन रिपे करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। कोई असेट खरीदना, जैसे इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से खरीद रहा है, तो ये एक असेट क्रिएट कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्या, और ये जो होता है साथ ही साथ में ये क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का होता है, और ना तो असेट पे कोई फर्क ना तो लायबिलिटी पे कोई फर्क। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल हो जाए सर, ये रहा आपके सामने इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज। सोचो ना, गवर्नमेंट अगर अपना कोई लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है तो भैया वो क्या हो गया, आपका वही हो गया ना, एक्सपेंडिचर ही हो गया। सर फैंटास्टिक। सब्सिडी फार्मर्स को जो दे रहा है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कॉस्ट गवर्नमेंट बियर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज। देखो इसीलिए हम बोला था पेमेंट ऑफ सैलरीज रेवेन्यू है, पर कोई परचेज ऑफ इक्विपमेंट कैपिटल है। ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, और दोनों का डिफरेंस सिमिलर है जो मैं आपको बताया था। ठीक है ना, जी सर बिल्कुल, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेमेंट ऑफ लोन्स, आपने किसी को लोन दिया है ना, क्योंकि जब आपने किसी को लोन दिया तो आपका असेट बढ़ा ना, क्योंकि आपको मिलेगा उनसे पैसा। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, असेट बढ़ा। लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, असेट बढ़ा।
या तो रिपे करो लोन या लोन दो, दोनों में से कुछ एक करो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स, आप लोग बताएंगे क्या, लोन का रिकवरी रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है? कम ऑन एवरीवन यार। जी बिल्कुल सही कहा, ऑफलाइन में कनेश आपने बिल्कुल, क्या आप अग्री करते हैं? जी बिल्कुल, कैपिटल रिसीट होगा। अरे क्योंकि जब आपने रिकवर किया लोन, तो आपका जो असेट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो रिड्यूस हुआ, आपका जो असेट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो रिड्यूस हुआ। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये इनकम एक टैक्स का टाइप है ना, तो कैपिटल कहां से हो सकता है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिला अपने इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट को डिविडेंड मिला, रेवेन्यू रिसीट है, फैंटास्टिक। क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे को मिला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि इसमें एक असेट कम हुआ, असेट कम हुआ, फैंटास्टिक। अब ये एक्सपेंडिचर का देखते हैं एक आध कुछ। सर बताओ आप इसमें क्या है? वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन करेंसी एंड कॉइनेज, मतलब कॉइन फाइन बनाने पे, करेंसी बनाने पे जो खर्चा है। सॉरी दोस्त, एक बात समझो ना, ये कॉइन्स वाइन्स तो कंट्री में लंबा समय तक रहने वाला है ना। नहीं, असर तो बढ़ा ना कंट्री का, जैसे ही आप पैसा प्रोड्यूस किए है ना, तो ये यहां पर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेमेंट ऑफ वर्ल्ड लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और पेंशन पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये हर ईयर पे करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फैंटास्टिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, यार ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट ठीक है, लेट्स डू इट। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है पहले रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट हर ईयर जब बजट बनाती है ना, तो गवर्नमेंट अपना पास्ट मिस्टेक्स को देखती है कि यार हम कहाँ ध्यान नहीं दिया, क्या हम रोड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, क्या हम ब्रिजेस नहीं बनवाया, क्या हम फर्टिलाइजर पे ध्यान नहीं दिया, क्या हम एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया। तो गवर्नमेंट अपना रिसोर्सेज और अपना फंड्स को रीएलोकेट करता है। जैसे जब इंडिया चाइना पाकिस्तान का लेटेस्ट बॉर्डर टेंशन अभी चल रहा है, तो आपने देखना गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया अपने बजट में। कहने का मतलब ये है एलोकेट करना रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से। बजट में देखो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो है अल्कोहल और सिगरेट्स पे दबा के लगाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इकोनॉमी में ये सब प्रोड्यूस हो, और अगर किसी को ये सब चीज चाहिए तो फिर बेसिक टैक्स देने के लिए रेडी हो जाओ, बेसिक पे करने के लिए तैयार हो जाओ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अडॉप्ट कर रखा है। अरे भैया टैक्सेस फैक्सेस सब बजट के अंदर ही तो आ गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट पढ़ रहे हैं, पहला था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि सोचो ना आप, आज गवर्नमेंट जब रिच को हायर रेट पे टैक्स कर रहा है और पुअर को कम रेट पे, अल्टीमेटली बेनिफिट तो पुअर को ही हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो रिच से भी पैसा इकट्ठा कर रहा है वो सोसाइटल डेवलपमेंट पे डाल रहा है, ब्रिजेस एंड ये सब चीजों पे। ये मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, आज एक चीज समझो ना, आज किस तरह का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बजट बना रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। आज जैसे लास्ट फ्यू ईयर से आप लोग देखो, हमारा जो कंट्री का गवर्नमेंट है वो सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब एडुकेशन और हाउसिंग ये सब पे है ना, साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड्स एंड रेलवेज, इस पर काम कर रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इंडस्ट्रीज और जगहें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आज इकोनॉमी जो है हर समय फ्लक्चुएट करते रहता है, बिल्कुल इस सीसॉ की तरह। तो गवर्नमेंट जो है ना, अलग अलग पॉलिसी मेजर्स लेकर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है थ्रू द बजट। जैसे ये रहा, अगर कभी भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, समझे, मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों है? आप लोग सोचने की कोशिश करना। इन्फ्लेशन ये है, बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, बट वन ऑफ द रीजंस होता है एक्सेस डिमांड, बट वन ऑफ द रीजंस होता है एक्सेस डिमांड। वन ऑफ द रीजन इन्फ्लेशन का होता है एक्सेस डिमांड, कि भैया आज आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब हुआ जनाब? एक्सेस डिमांड का मतलब हुआ कि जितना डिमांड है उससे ज्यादा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो आप लोग बेहतर समझोगे, आप लोग बेहतर समझोगे। पैसे हैं, रिसोर्सेज लेकिन लिमिटेड है,
अब सभी को एक रिसोर्स चाहिए जो लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट का प्राइसेस क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या था, सबके पास हाथ में पैसे है, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ा देगा आने वाले साल, जिससे लोगों का परचेजिंग पावर कम हो जाए, टान सके। और डेफिशिएंट डिमांड है, जैसे कोरोना वायरस के दौरान, तो गवर्नमेंट लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ाना चाहेगा, वरना तो इकोनॉमी रुक जाएगा, टैक्स रेट कमा देता है, ये सब पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट करता है। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला रहा है। देखो ना, इन्फ्लेशन हो गया तो परचेजिंग पावर घटा रहा है, डिफ्लेशन हो गया तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं, आप लोग कह सकते हो लास्ट टॉपिक पे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिकॉज बजट डेफिसिट से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइप ऑफ बजट एंड बजट डेफिसिट से ऐसा हुआ ही नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं हो। तो यानी कि सुनने का काम आपका है, और बहुत ही बेहतर तरीके से सुनना पड़ेगा। बोलो सर अब। देखो ये तो बहुत सिंपल है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। अरे भैया बैलेंस बजट का मतलब अगर गवर्नमेंट का प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर और प्रपोज्ड रेवेन्यू एक दूसरे से बराबर है। सरप्लस मतलब प्रपोज रेवेन्यू यानी कि रिसीट्स, रेवेन्यू बोलना गलत है, प्रपोज रिसीट्स प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। और डेफिसिट बजट का मतलब प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड रिसीट से ज्यादा है। डेफिसिट बजट का मतलब एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीट, सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है, रिसीट ग्रेटर देन, और ये जो है बैलेंस बजट, रिसीट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अरे वहीं पे आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। पहला बात, बैलेंस बजट दोनों इक्वल है, एस्टिमेटेड याद रखना, एस्टिमेटेड है। अच्छा सर बैलेंस बजट का फायदा क्या और नुकसान क्या है? भैया फायदा है कि इकोनॉमी स्टेबल है, और फायदा है कि इसका मतलब इकोनॉमी में जबरदस्ती का खर्चा नहीं हो रहा है। और डिमेरिट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लोड डाउन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा बच नहीं रहा। और ये डिफ्लेशन के टाइम पे बैलेंस बजट हेल्प नहीं करेगा। डिफ्लेशन के टाइम पे आप क्या चाहिएगा कि इकोनॉमी में आप खर्चा ज्यादा करें, तो तब डिजायर्ड होगा डेफिसिट बजट। डेफिसिट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना आ रहा है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पैसा लगाना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो डिफ्लेशन के दौरान। क्योंकि डिफ्लेशन में क्या होता है, लोग परचेस करना सामानों को बंद कर देते हैं क्योंकि उनका परचेसिंग पावर कम हो गया है, तो इकोनॉमी में बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। सरप्लस बजट, जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीट्स गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड खर्चों से ज्यादा होता है। सर इसका भी फायदा है कि अगर एस्टिमेटेड रिसीट्स ग्रेटर है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, ये अच्छा है इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप इससे करेक्ट होता है। सर कैसे? अरे अगर गवर्नमेंट का रिसीट्स ग्रेटर एक्सपेंडिचर से, इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है। आप समझ रहे हो ना, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए काम आएगा। जैसे डिफ्लेशन के दौरान डेफिसिट बजट आपको चाहिए होता है, इन्फ्लेशन के दौरान आपको सरप्लस बजट चाहिए। सरप्लस का मतलब समझ में आया, मतलब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? टैक्स डाल के, इसमें भी खर्चा बचता है। डिमेरिट क्या है? ये एग्रीगेट डिमांड को लोअर कर देता है। यही तो इंटेंशन है ना, गवर्नमेंट टैक्स बेसिक क्यों लगा रहा है, जिससे परचेजिंग जो हो वो कम हो। बट एक डिमेरिट भी है बिजनेसेस के पॉइंट से, क्योंकि लोगों का परचेजिंग पावर कम हुआ तो लोगों का जो डिमांड है वो भी कम होगा। और दूसरा डिमेरिट ये है कि ये डिफ्लेशन के टाइम पे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन के टाइम पे पता चला लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ऊपर से आप और टैक्स लगा रहे हो, ये तो उल्टा काम कर रहे हो, उल्टा नदी बहा रहे हो। आपको उस समय लोगों को हेल्प करना चाहिए, कि आपको लोगों को हेल्प करना चाहिए उल्टे। समझ आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को यार? सर बिल्कुल आ रहा है। तो बैलेंस बजट में हम लोग समझे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अवॉइड करता है। सरप्लस में देखिए कि इन्फ्लेशनरी गैप करेक्ट करने के काम आता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर अवॉइड करता है। बट सरप्लस का दिक्कत क्या है कि डेफिसिट की डिमांड के केस में या डिफ्लेशन के केस में आप ये नहीं कर सकते, और दूसरा ये एग्रीगेट डिमांड को लोअर कर देगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कहां पे सूटेबल है? जब इकोनॉमी में क्या हो, डिफ्लेशनरी गैप हो। जब इकोनॉमी में क्या हो, डिफ्लेशनरी गैप। ये यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ना, यूजफुल इन डिफ्लेशनरी गैप। इकोनॉमिक ग्रोथ ये बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर ये डेफिसिट बजट है, इसका मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा शायद ज्यादा कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा शायद आज ज्यादा दिख रहा होगा, बट फ्यूचर में इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। साथ ही साथ ये वेलफेयर प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है। वेलफेयर प्रोग्राम मतलब समझ गए ना,
वेलफेयर प्रोग्राम कैन बी एनीथिंग, गवर्नमेंट कोई एनजीओ का हेल्प कर रहा है तो गवर्नमेंट जो है पेंशन दे रहा है लोगों को, सब कुछ वेलफेयर के लिए रिलेटेड है। और डीमेरिट्स क्या है, जबरदस्ती गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है और इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आ सकता है, क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट थी XYZ गवर्नमेंट, ये तो लोगों का भला करने के लिए कर रही थी। लोग तो ये देखेंगे साला तुम्हारे टाइम पे बजट डेफिसिट हुआ है, तुम लोग उतना रेवेन्यू, समझे, कुछ नहीं करे तो भी फंसे, कुछ करे तो भी फंसे। अब हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं 3-4 बार वेरी, इतना बार लिख दिया हूं तो इसका रीजन ही होगा ना कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका इंप्लीकेशंस भी आएगा, बट पहले तीनों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना, आप गेम जीत गए हो। सुन लेना क्या, रेवेन्यू डेफिसिट नाम से समझ में आ रहा है, ये वो सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो, मतलब जितना गवर्नमेंट कमा रहा है उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर दे रहा है। ये तो था बहुत छोटा सा बात, इसमें मेरे को लेना देना ही नहीं है, मेरे को मतलब है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, दो भाषा में समझाऊंगा। पहला भाषा कि फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट को किस हद तक बोरो करना पड़ा, वो है फिस्कल डेफिसिट। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, आप लोग परेशान हो जाते हो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट को कितना बोरो करना, लेकिन आप लोग ऐसे मानोगे नहीं। अब मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूं, रियल लाइफ में ये क्या है, ये है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स। लेकिन एक बात समझो, अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेता है तो वो भी तो रिसीट्स का पार्ट है ना, गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रहा है तो वो भी तो कैपिटल, गवर्नमेंट कोई लोन ले रहा है तो वो भी तो कैपिटल रिसीट ही है, लोन ही तो है, यस और नो। लेकिन यहां पर टोटल रिसीट जब कैलकुलेट करिएगा तब लोन्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब आप फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कीजिए आप, टोटल मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। रेवेन्यू प्लस कैपिटल आप दोनों कीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स करना आपको। अब यार ये टोटल रिसीट्स क्या होता है सर, टोटल रिसीट्स का मतलब होता है, टोटल रिसीट्स का मतलब होता है, याद रखना, टोटल इसमें आपका टोटल रिसीट्स में आपका रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट दोनों होगा, लेकिन लेकिन कैपिटल रिसीट में कौन सा रिसीट इंक्लूड नहीं होगा, बोरोइंग्स, क्योंकि वही तो निकलेगा, क्योंकि वही तो निकालना है फिस्कल। याद रखना, तो फिस्कल डेफिसिट का एक दूसरा नाम बोरोइंग है, फिस्कल डेफिसिट का एक दूसरा नाम क्या है, अगर फिस्कल डेफिसिट 1000 करोड़ का है, इसका मतलब 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा था कंट्री का बजट संभालने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं प्राइमरी डेफिसिट क्या है, ये और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज होता है कंट्री के अंदर, प्रैक्टिकली बताता हूं मैं आपको, प्राइमरी डेफिसिट समझिएगा। मान लीजिए कंट्री के अंदर गवर्नमेंट चेंज होता है, अब भाई साहब एक बात को समझो, अगर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो रहा है तो जो नया गवर्नमेंट आता है ना, उसके टाइम पे भी बजट डेफिसिट दिखाई पड़ रहा है। अब वो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई देखो ऐसे नहीं चलता है, वो गवर्नमेंट बोलता है भैया ऐसे नहीं चलता है, वो गवर्नमेंट हम लोगों को बोलता है कि देखो जी बात ऐसा है, वो गवर्नमेंट हम लोग को बोलता है देखो जी बात ऐसा है कि हम लोग तो सही इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है, वो तो पुरानी सरकारों की वजह से, वो तो जो पुरानी सरकारें हैं ना, उन पुरानी सरकारों की वजह से हमारे ऊपर झमेला आ रखा है, क्योंकि हम लोग को पुरानी सरकारों का लोन पे इंटरेस्ट तो आज तक पे करना पड़ रहा है ना, इस वजह से हमारा एक्सपेंडिचर वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से ज्यादा है। अब ये सामने वाली गवर्नमेंट ने कह दिया, अब आप एक इकोनॉमिस्ट आदमी हो, अब बोला यार ये गवर्नमेंट का बात तो गलत नहीं है, बट सच में ये मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ऐसे भरोसा तो नहीं कर सकते, तो आपने उस गवर्नमेंट को कहा सुन चल इधर आ, एक काम कर, एक काम कर, तुम तेरा फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दे, तेरा जितना भी फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को क्या कर दे, जो तेरे को करना पड़ रहा है। अगर ये जीरो हो गया मतलब तुम सच बोल रहा था, मतलब तुम
कि जितना भी तुम बोरो किया था, अगर जीरो हो गया, प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि जितना भी तुम बोरो किया बस वो गवर्नमेंट का, प्रीवियस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट और लोन पे करने के लिए किया बोरो। तो मतलब सच में तुम इकोनॉमी को अच्छा चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर डेफिसिट रहा तो इसका मतलब तुम धोखा दे रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस गवर्नमेंट पे ब्लेम डाल रहा है। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट इज अ बेटर मेजर। अब आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए, अगर आप लोग एक एनालिस्ट बनते हो तो बेवकूफ हो अगर आप लोग फिस्कल डेफिसिट को देखते हो टू मेजर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। प्राइमरी डेफिसिट इज द ट्रस्टवर्दी वन ना, क्योंकि यार ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट दिया होगा वो तो प्रेशर क्रिएट करेगा ही आपके ऊपर, है ना। तो सर तीनों को एक बार फिर से समझाओ। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट में बस क्या इंक्लूड मत करना, कैपिटल रिसीट्स। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है सबको माइनस करो। और आप क्या चाहोगे कि उसके बाद आपका वैल्यू क्या है, जीरो आए। आप क्या चाहोगे उसके बाद आपका वैल्यू क्या है, जीरो आए। दैट इज व्हाट योर इंटेंशन शुड बी। लेकिन अब हम लोग को करना क्या है, मीनिंग तो सबका समझ में आ गया, हम लोग को सबका इम्प्लीकेशन समझना है। इम्प्लीकेशन का मतलब तो क्या, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब कंट्री, इसका मतलब क्या है, हम लोग एज स्टूडेंट सर क्या समझे इससे। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि समझो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा किया। अब बुद्धि लगाओ ना, अगर गवर्नमेंट खर्चा कमाने से ज्यादा कर दिया तो कोई भी आदमी अगर जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, इसका मतलब वो अपना पुराना असेट को बेच के खर्चा करेगा, या इसका मतलब है वो किसी से उधार लेगा। यही हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट है इज ऑलरेडी शोइंग कि जितना कमाया उससे बाहर खर्चा कर दिया। तो इट कैन आइदर इंडिकेट कि आपने अपना, गवर्नमेंट ने अपना कुछ एसेट बेचा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, या इट कैन इंडिकेट कि गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया है। और ये एक वार्निंग सिग्नल है कि गवर्नमेंट को अपना ऑपरेशंस को सुधारना पड़ेगा। इसका इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं समझ रहा है वो रट्टा नहीं लगा सकेगा, समझे। अरे भैया आज अगर मान लीजिए कनिष्क बोलता है कि कनिष्क ने खर्चा ज्यादा कर लिया जितना उसने कमाया उसको छोड़ उससे, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, कनिष्क ने अपना कोई एसेट बेच के एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, या कनिष्क ने किसी से उधार लेके लिया होगा। यही तो पहला दो पॉइंट है। और क्या ये कनिष्क के लिए वार्निंग सिग्नल है, हाँ, कि भाई ठीक से कमाना शुरू करो या खर्चा को कंट्रोल करो, दोनों में से एक तो करो। फिस्कल डेफिसिट देखो जी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों है, इसमें भी रेवेन्यू कैपिटल दोनों है, बस टोटल रिसीट में एक तो मत करना, वो क्या है, बोरोइंग्स। क्या है, देखो लिखा हुआ है कैपिटल डेट रिसीट्स। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में लिखवाया था आज कि फिस्कल डेफिसिट का सिंपल भाषा में मतलब होता है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स। भाई अगर पूछे कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, तुम आज क्लास पढ़ के आ रहा है इकोनॉमिक्स का, क्या मतलब है, तुम बोलना फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार कितना बोरो किया, खत्म। फिस्कल डेफिसिट का इंप्लीकेशन क्या है, अगेन इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उधार ले रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा यहां से या बाहर से, इसीलिए फॉरेन डिपेंडेंस। और तीसरा बात इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्योंकि डेफिसिट है इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा किया कंपेयर टू जो लिया, खर्चा ज्यादा किया इकोनॉमी में, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा दे दिया, पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया ना, क्योंकि इकोनॉमी में तुमने खर्चा ज्यादा किया मतलब इकोनॉमी में क्या इंक्रीज हो गया, मनी का सप्लाई। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हाँ मैं तो बोला ही था इजी है ना। आओ सर, सर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मैंने क्या बोला था, आप लोन आप जो है ब्लेम नहीं कर पाइएगा किसी को। फिस्कल डेफिसिट जो भी आया ना आपका, आप उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो ऑफ द प्रीवियस लोन्स, ठीक है। अगर जीरो आ गया मतलब जितना भी आप बोरो करते हो सिर्फ इसलिए करते हो कि इंटरेस्ट दे पाओ प्रीवियस बोरोइंग्स का। इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर, हाई डेफिसिट शोज फिस्कली रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। अगर प्राइमरी डेफिसिट नहीं है तब तो बढ़िया है, प्राइमरी डेफिसिट हाई है मतलब गवर्नमेंट झूठ बोल रहा है, रियल लाइफ में गवर्नमेंट इकोनॉमी को ठीक से मैनेज नहीं कर रहा है।
ये रहा। और अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है इसका मतलब क्या है, मैंने बोला प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मतलब गवर्नमेंट को जो बोरो करना पड़ता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स को करने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि समझो ना, फिस्कल डेफिसिट अगर 1000 है, इंटरेस्ट पेमेंट भी 1000 है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया, और इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया। तो जितना भी बोरो कर रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कर रहा है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखो ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द थ्री डेफिसिट्स। तो मैंने कहा देखो फिस्कल डेफिसिट पहले कैलकुलेट कर देते हैं। क्या है फिस्कल डेफिसिट, ये बोरोइंग्स, खत्म हो गया। मैं कोई फॉर्मूला फॉर्मूला ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स, खत्म। हाँ, रेवेन्यू का, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये हो गया 100 रेवेन्यू डेफिसिट। सॉरी दोस्त, हाँ आ जाते हैं, उस पे आ जाते हैं, आ जाते हैं, उस पे आते हैं, नीचे लिखा हुआ है ना। आप एक बात को समझ लेना दोस्त, फिस्कल डेफिसिट सिर्फ एक चीज दिखाता है, वो होता है बोरोइंग्स। नेट फैक्ट नहीं, आपको क्या लिखना है, बोरोइंग्स। क्या लिखना है, बोरोइंग्स, सीधी सी बात है। ये रहा, कितना आया फिस्कल डेफिसिट, 130 करोड़। मैं भी तो इतना ही बोल रहा था, ये लोग बस लॉन्ग स्टेप में किए, मैंने सीधा देखा और डाल दिया। समझ में आया कि नहीं आया, बात तो सही है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट माइनस जो भी इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ था पहले का, वो हमने डाल दिया, खत्म करनी, पिक्चर खत्म कर दिया। अब आप देखो, अब आप देखो, ऐसा क्वेश्चन दिया है, अ गवर्नमेंट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 5800, ठीक है 5800, हाउ मच इज इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट इज ये, फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना होता है, 600। तो ये उधर चला गया तो 6400, मतलब फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, हो गया। अब ये बुद्धि जो लगा लिया, जिंदा लगा। कहने का मतलब तो बस इतना ही है। अब सवाल आता है बजट डेफिसिट को रिड्यूस कैसे करें। भाई बुद्धि लगा, डेफिसिट क्या हुआ, क्योंकि तेरा खर्चा तेरा रेवेन्यू से ज्यादा था, तेरा रिसीट से ज्यादा था, तो अपना खर्चा को कम कर, अपना रिसीट्स को बढ़ा। यही तो है जी दोस्त, इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। खत्म हो गया। अच्छा, अब ये सवाल है, सर पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे कम कर सकते हैं, सब्सिडी कम करो देना, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना, जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा उसको कम करो, ट्रांसफर पेमेंट कम करो। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जहां पे तुम लोगों को पेंशन दे रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट मतलब विदाउट रिसीविंग एनीथिंग। और रेवेन्यू बढ़ाओ, या तो टैक्स मारो जोर का, डिसइन्वेस्टमेंट बेचो अपना असेट्स को, या डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग कभी भी मौका नहीं है हिंदुस्तान का, ये प्रे करना जब आता है परेशानी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है भैया, हम लोग को घंटा मालूम है, आप लोग बोलोगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग इकोनॉमी का एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे गवर्नमेंट को अपना अपना खर्चा को मीट करने के लिए नोट छापना पड़ रहा है। इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नोट छापिएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, आपका मनी का वैल्यू गिरेगा। आप जाइए ना वो कतार और ये सब जगह पे, 2-2 लाख का लोग पॉकेट में नोट लेके घूमता है, 2 लाख रुपए में आता क्या है वहां पे, एक तो ब्रेड का पैकेट। समझ रहे मनी का वैल्यू कितना खत्म हो रखा है वहां पे। यूएस जाइए, यूएस में $100 में एक आईफोन ले आइएगा घर पे, $100 बस। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ यूएस मनी, क्योंकि यूएस को उतना प्रिंट नहीं करना पड़ा अपना नोट्स। तो कहने का मतलब ये है कि बजट डेफिसिट रिड्यूस करना है, मतलब इस ये रहा डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला बात, मींस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। बजट डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करें, क्या तो मनी सप्लाई बढ़ाओ, कहने का मतलब है टैक्स डालो, लोगों से लो पैसा, या अपना असेट को बेचो। दोस्तों, द चैप्टर गवर्नमेंट बजट इज ऑल्सो ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। खास करके डेफिसिट वाला पार्ट को तो रट्टा लगा लीजिए, जितना बार लगा सकते हैं, आएगा ही आएगा। मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट वीक आप लोगों का मॉक एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसके दरमियान जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से पेपर सेट। प्लीज बी रेडी एवरीवन, सभी को अटेंड करना है और
पॉइंट टू पॉइंट देना है। ये यहाँ पर जो है सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है सर, भाई तो एग्जाम में डरना है कि मेरे सामने डरना है भाई? बेटर मेरे सामने 2 बार एग्जाम देके डर ले, कंपेयर टू जो स्कूल में जाके बेइज्जत होगा उससे बेटर तो। ठीक है, चलो जी, दैट्स इट फॉर द डे। बाय दोस्त, बाय दोस्त।